नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे और हिंदी व्याकरण का जो पिछला वीडियो था उसमें हमने हिंदी व्याकरण की जो सामान्य जानकारी और इसके अलावा स्वर वर्ण के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं स्वर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर वर्णों की जो स्वर वर्ण की परिभाषा है, इस परिभाषा को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सामान्य परिभाषा की बात करी थी। सबसे पहले तो सामान्य परिभाषा थी कि मुख से स्वतः यानी अपने आप उच्चारित होने वाली ध्वनियां क्या कहलाती है? स्वर वर्ण कहलाती है। अर्थात जो भी स्वर वर्ण की ध्वनि होती है उसका हम यदि उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण करने पर हमारे मुख में न तो रुकावट पैदा होती है, न किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है और न ही हमारे मुख में किसी प्रकार का कोई जो सहायक अंग होते हैं उनको संघर्ष करना पड़ता है। अर्थात जो श्वास वायु फेफड़ों से उठती है वो सीधी मुख से बाहर निकल जाती है, तो वह ध्वनि क्या कहलाती है? स्वर वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी गई थी? 11 मानी जाती है। अब हम इन 11 स्वर वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। 11 में ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ और औ। तो हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। और इन 11 स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से कितने आधारों पर? 5 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर? 5 आधारों पर। 5 में सबसे पहला है मात्रा काल के आधार पर। सबसे पहला है मात्रा काल के आधार पर। ठीक है, मात्रा काल के आधार पर। अब हमारे सामने पहला प्रश्न यही निकल के आता है कि मात्रा किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? मात्रा किसे कहते हैं? यहां पर देखो मात्रा लिखा हुआ है, आगे काल लिखा हुआ है। एक तरफ मात्रा लिखा हुआ है और दूसरी तरफ काल लिखा हुआ है। इस काल का अर्थ समय होता है। काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है। तो इसका हम अंदाज लगा सकते हैं कि मात्रा का संबंध है, वो मात्रा का संबंध किससे हो सकता है? समय से हो सकता है, क्योंकि जो 11 स्वर वर्ण है और इन 11 स्वर वर्णों की मात्रा की हम बात करें तो ए है, ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ए को उदासीन स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? ए को क्या माना जाता है? ए की कोई मात्रा नहीं होती है। मात्रा नहीं होने के कारण ए को क्या माना गया? उदासीन स्वर माना गया। आ की मात्रा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए की एक मात्रा, आई की 2 मात्रा, ओ की 1 मात्रा और औ की 2 मात्रा। ए की कोई मात्रा नहीं होती तो ये उदासीन स्वर माना जाता है। तो इस मात्रा का संबंध किससे? मात्रा का संबंध समय से हो सकता है। तो परिभाषा क्या हो गई कि 11 जो स्वर वर्ण है, कितने? 11 जो स्वर वर्ण है, इनमें से किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर, उच्चारण का अर्थ बोलना, 11 में से किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर, उच्चारण करने पर लगने वाला समय, उच्चारण करने पर लगने वाला समय
उस वर्ण की मात्रा कहलाता है। उस वर्ण की क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। बात समझ में आई क्या? कि किसी भी वर्ण की, यानी 11 जो स्वर वर्ण है उनकी हम बात करें, 11 में से हम किसी भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, इसका मतलब उसको बोल रहे हैं। उच्चारण का अर्थ क्या होता है? उच्चारण का अर्थ बोलना होता है। तो 11 में से किसी भी वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं और उच्चारण करने पर लगने वाला समय उस वर्ण की मात्रा कहलाता है। उस वर्ण का मतलब इसमें से हम जिसका भी उच्चारण कर रहे हैं, आ का उच्चारण कर रहे हैं तो आ में लगने वाला समय आ की मात्रा कहलाता है। यदि हम ई का उच्चारण कर रहे हैं तो ई में लगने वाला समय ई की मात्रा कहलाता है। हम यदि औ का उच्चारण कर रहे हैं तो औ में लगने वाला समय क्या कहलाता है? औ की मात्रा कहलाता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि 11 जो स्वर वर्ण है, इन 11 स्वर वर्णों का उच्चारण करने पर सब में बराबर समय नहीं लगता है, हर वर्ण में अलग अलग समय लगता है। तो 11 में से किसी भी वर्ण का उच्चारण करें, यानी किसी को भी बोल रहे, चाहे ए को बोल रहे चाहे औ को बोल रहे, ठीक है, किसी का भी उच्चारण करने पर लगने वाला समय उस वर्ण की, यानी जिसको हम बोल रहे उस वर्ण की क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। ठीक है। मात्रा काल के आधार पर स्वर वर्ण 2 प्रकार के माने जाते हैं। किसके आधार पर? मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर जो वर्ण है वो 2 प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें पहला है हरीश्व स्वर, हरीश्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर। एक है हरीश्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। इस हरीश्व स्वर को एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। हरीश्व स्वर को क्या कहते हैं? एकमात्रिक स्वर, एकमात्रिक स्वर, या फिर इसे मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्वि का अर्थ 2, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और द्विमात्रिक स्वर के अलावा ये 2 स्वरों के मेल से बने हुए होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और एलडीसी में एक संधि स्वर के संबंध में प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से संधि स्वर कौन सा है, तो इसलिए इनको संधि स्वर के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है। तो मात्रा काल के आधार पर, यानी किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर लगने वाला समय उस वर्ण की मात्रा कहलाता है। तो समय के अनुसार, जो मात्रा काल के अनुसार स्वर वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के माने जाते हैं? 2 प्रकार के माने जाते हैं। हरीश्व स्वर, हरीश्व स्वरों को एकमात्रिक स्वर कहते हैं, और इसके अलावा इनको मूल स्वरों के नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरा, दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक स्वर, संयुक्त स्वर, इसके अलावा इनको संधि स्वर के नाम से भी पुकारा जाता है। अब देखो, यदि एक समझ में आ गया, हरीश्व स्वर समझ में आ गया, तो दीर्घ स्वर अपने आप समझ में आ जाएगा। हमें यहाँ पर स्वर वर्णों को रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल समझने की आवश्यकता है। और यदि आपके समझ में आसानी के साथ आ गया तो कभी भी आप भूल भी नहीं पाओगे। ठीक है। यदि अर्थ के आधार पर देखें तो हरीश्व का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा होता है। हमें यहाँ पर छोटा बड़ा याद नहीं रखना है। समय की बात हो रही तो समय या तो कम होगा या फिर कैसा होगा? अधिक होगा। 2 ही प्रश्न निकल के आ रहे। तो यहां पर हमें इस हरीश्व का अर्थ निकालना है कम, और दीर्घ का अर्थ अधिक निकालना है। यदि आपको कम और अधिक याद है, परिभाषा हमारी तैयार हो गई। परिभाषा हम अपने अनुसार निकाल सकते हैं किसी भी आधार पर। आज तक की जितनी भी एग्जाम लगी हुई है, उस एग्जाम में हमें यह नहीं पूछा गया कि हरीश्व स्वर किसे कहते हैं। ठीक है। हरीश्व स्वर के अंतर्गत जो वर्गीकरण में जो स्वर वर्ण आते हैं उनके बारे में हमें प्रश्न पूछा जाएगा। मात्रा के संबंध में हमें कोई प्रश्न कहते हैं किसे, भाई हरीश्व स्वर किसे कहते हैं या फिर दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न नहीं कोई पूछेगा। प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से हरीश्व स्वर कौन सा है,
या फिर कौन सा नहीं है, या फिर दीर्घ स्वर कौन सा है, या फिर दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। तो कम और अधिक यदि हरिस्व का अर्थ हम कम लेकर पढ़ते हैं और दीर्घ का जो अर्थ है वो अधिक लेकर पढ़ते हैं, परिभाषा हमें अपने आप याद हो जाएगी कि 11 जो स्वर वर्ण है उन 11 स्वर वर्णों में बोलने में बराबर समय नहीं लगता है। 11 में से उच्चारण करने पर सब में बराबर समय नहीं लगता है। तो 11 में से कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करने पर यदि कम से कम समय लगता है, क्या लगता है, कम से कम समय लगता है। हरिस्व का अर्थ क्या हो गया, कम। तो 11 में से सारे वर्णों में बराबर समय तो लगता नहीं, 11 में से तो कुछ वर्ण तो ऐसे होंगे जिनमें कम समय लगता है, और इन 11 में से जो भी वर्ण है उनमें यदि कम से कम समय लगता है तो क्या कहलाता है, हरिस्व स्वर कहलाता है। एक मात्रा का प्रयोग होने के कारण ये एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं, और ये अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं जब हम किसी भी दूसरे जो वर्ण होता है, जैसे व्यंजन वर्ण के साथ में यदि स्वर वर्ण को जोड़ते थे और जोड़ने के बाद में उनको वापस अलग अलग संख्या में गिनती करते हैं, तो इन मूल स्वरों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये अपनी वास्तविक स्थिति में ही प्रकट होते हैं। तो क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। कि उच्चारण करने पर यदि इनमें से कुछ शब्द, 11 जो स्वर वर्ण है उनमें से कुछ वर्ण ऐसे भी हैं, उच्चारण करने पर यदि कम से कम समय लगता है तो हरिस्व स्वर, एक मात्रा का प्रयोग होने के कारण एक मात्रिक स्वर, और अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये मूल स्वर कहलाते हैं। और हिंदी भाषा में वो 4 मानी जाती है। 11 जो स्वर वर्ण है उसमें से ए, छोटी ई, छोटा उ और री, ए ई ऊरी, इन चारों स्वरों को हरिस्व स्वर कहते हैं, इन चारों को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, और इन चारों को मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हमें प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्न में से मूल स्वर कौन सा है, तो हमें 4 याद रखने कि 11 में से ए ई उ और इनका उच्चारण करने पर इनमें कम से कम समय लगता है, तब ये क्या कहलाते हैं, हरिस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ में बोलने में समय लगेगा, लेकिन समय किससे ज्यादा लगेगा, हरिस्व स्वरों से ज्यादा लगेगा। तो कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनका उच्चारण करने पर यदि हरिस्व स्वर से दुगुना समय लगता है तो क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर। 2 मात्राओं का प्रयोग होने के कारण ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर, सॉरी द्विमात्रिक स्वर। और ये 2 स्वरों के मेल से, किनके, 2 स्वरों के मेल से बने हुए होने के कारण क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर। और संधि में इनका उपयोग किया जाता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, संधि स्वर कहलाते हैं। तो स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी, 11। 11 में से हरिस्व स्वर कितने, 4, बाकी कितने बच गए, 7। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, 7 मानी जाती है। ए हरिस्व स्वर है तो आ क्या हो गया, आ दीर्घ स्वर हो गया। कि ए का उच्चारण करेंगे तो आ का उच्चारण करने पर ऐसे अधिक समय लगेगा, तो ए का उच्चारण करने में कम से कम समय लग रहा है, तो आ का उच्चारण करने में हरिस्व से अधिक लग रहा है, सॉरी ए का उच्चारण करने पर यदि कम से कम समय लग रहा है तो आ का उच्चारण करने पर हरिस्व से दुगुना समय लग रहा है, तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और अधिक हमने यहाँ पर इसका अर्थ ग्रहण किया है, तो आ क्या हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। छोटी ई कम समय लगता है तो बड़ी ई में इससे अधिक लगता है तो क्या होगी, दीर्घ। छोटा हो इसमें कम समय लगता है तो बड़ा हो ज्यादा समय लगेगा। और इसके अलावा ए, ऐ, ओ और औ, ये 7 स्वर क्या माने जाते हैं, ये 7 दीर्घ स्वर माने जाते हैं, ठीक है। इनको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं और इन्हीं को संयुक्त स्वर कहते हैं, और इन्हीं को संधि स्वरों के नाम से जाना जाता है। कैसे, जैसे ए प्लस ए किसका निर्माण है, आ, ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ओ प्लस ओ बराबर बड़ा ओ, ए प्लस ई बराबर ए प्लस ए बराबर आई, ए प्लस ओ बराबर ओ, और ए प्लस ओ बराबर क्या हो गया, औ हो गया, ठीक है। तो यदि ए में कम समय लग रहा है, आ में कितना लग रहा है, ए में कम समय लग रहा है, आ में उच्चारण करने पर उससे अधिक समय लग रहा है। अब देखो
यहां पर भी ए स्वर है और यहां पर भी क्या है, ए स्वर है। ए मिलाकर क्या बना है, ए प्लस ए बराबर क्या मिला है, आ मिला है। इसका मतलब ये भी स्वर वर्ण है और ये भी क्या है, स्वर वर्ण है। तो यहां पर देखो दो स्वरों के मेल से बना है। आ किससे बना है, दो स्वरों के मेल से बना है। कारण क्या कहलाता है, संधि स्वर कहलाता है। और स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उनमें किन का प्रयोग किया जाता है, इन्हीं स्वरों का प्रयोग किया जाता है। यानी संधि के नियम है जो इसी आधार पर बदलते हैं कि संधि के अंतर्गत जो दो वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है तो क्या कहलाती है, संधि। यहाँ पर दो वर्ण आपस में मिलने पर विकार उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, विकार या कोई परिवर्तन हो रहा है, तो इनको क्या कहते हैं, संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 5 आधारों पर किया जाता है। और पहला कौन सा है, मात्रा काल। किसी भी वर्ण का, यानी 11 जो स्वर वर्ण है और 11 में से किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर यदि कम से कम समय लग रहा है, सॉरी, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर लगने वाला समय क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। मात्रा काल के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के, हिंदी में 2 ही प्रकार के माने जाते हैं, ठीक है। एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। 11 में से कुछ वर्ण ऐसे जिनका उच्चारण करने पर कम से कम समय लग रहा है। ह्रस्व स्वर, एक मात्रा का प्रयोग हो रहा है, एक मात्रिक स्वर, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, तब क्या कहलाते हैं, मूल स्वर। इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 4 माने गए, ए ई उरी। यदि हमें 4 हो गया, 11 में से बाकी कितने बच गए, 7, और उन 7 को किस में शामिल कर दिया, दीर्घ स्वर है। तो ए में कम समय लग रहा है, आ का उच्चारण करने पर इसे ज्यादा समय लगेगा, तो ह्रस्व स्वर से उच्चारण करने पर अधिक समय लगता है, यानी दुगुना समय लगता है, तो क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर। 2 मात्राओं का प्रयोग होने के कारण द्विमात्रिक स्वर, और 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं, किनके मेल से, 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं, तब संयुक्त स्वर। और संधि इन्हीं पर आधारित होती है, इनमें 2 शब्दों का जब ये मेल होता है, संयुक्त करते हैं, तब इनमें किसी न किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है, तब ये क्या कहलाते हैं, संधि स्वर कहलाते हैं। तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा जो वर्गीकरण है, पहला मात्रा काल के आधार पर, दूसरा है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर जो स्वर वर्ण का वर्गीकरण भी 2 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, जिसमें पहला है अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, और दूसरा है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक या फिर अन्य अनुनासिक, निर्नुनासिक या फिर अन्य अनुनासिक, ठीक है। नासिक या फिर अनुनासिक, अनुनासिक। अनुनासिक स्वर की परिभाषा, अनु का अर्थ होता है संयुक्त और आगे लिखा हुआ है, नासिका लिखा हुआ है। अनु का अर्थ सहित, नासिका यानी नाक। तो 11 जो स्वर वर्ण होते हैं इनका उच्चारण करने पर तो श्वास वायु तो केवल और केवल मुख से ही बाहर निकलती है, ठीक है। तो यदि इन वर्णों का जो 11 स्वर वर्ण है और इनमें से जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण करने पर यदि श्वास वायु
श्वास वायु मुख एवं नासिका उच्चारण करने पर श्वास वायु मुख एवं नासिका दोनों से बाहर निकलती है। मुख एवं नासिका दोनों से बाहर निकलती है, तब वह अनुनासिक स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुनासिक स्वर कहलाता है। और एलडीसी की एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि स्वर वर्ण के अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए, किसके लिए? स्वर वर्ण के अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए उसके साथ में प्रयोग किया जाता है विराम चिन्ह का, अल्प विराम का, चंद्र बिंदु का या फिर अनुस्वार का। ठीक है, तो अनुनासिक स्वर के अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए इनके साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो 11 जो स्वर वर्ण है उनका उच्चारण करने पर यदि श्वास वायु मुख एवं नासिका दोनों से बाहर निकलती है तब वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और श्वास वायु मुख एवं नासिका से तभी बाहर निकलेगी जब हम इन स्वर वर्णों के ऊपर किसका प्रयोग करेंगे? चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। तो स्वर वर्ण के अनुनासिक रूप को, स्वर के अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए इसके साथ में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न एलडीसी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो 11 जो स्वर वर्ण है जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ और औ, इन सब पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते ही क्या करते? चंद्र बिंदु का प्रयोग करते ही जो श्वास है वो मुख एवं नासिका दोनों से बाहर निकलती है, तब ये क्या कहलाते हैं? अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अब यहाँ पर ई के ऊपर तो ऐसे चंद्र बिंदु लगा नहीं लगा सकते, तो जिन पे चंद्र बिंदु नहीं लगाया जा सकता वहां पर अनुस्वार की बिंदी लगाई जा सकती है। ये लो, ठीक है, तो अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए उसके साथ में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है और चंद्र बिंदु का प्रयोग करते श्वास वायु मुख एवं नासिका दोनों से बाहर निकलने लग जाती है, तब क्या कहलाता है? अनुनासिक स्वर कहलाता है। अब यहां पर देखो निर्नुनासिक या फिर अननुनासिक स्वर, निर्नुनासिक या इसका यदि संधि विच्छेद करेंगे तो देखो एक हो गया नीर, हलंत लगाते इस र से ए निकल गया। क्या निकल गया? ए निकल गया। आगे क्या लिखा हुआ है? नुनासिक। ठीक है, अनुनासिक। यदि अनु का अर्थ सहित होता है तो निर का अर्थ क्या हो गया? रहित हो गया। क्या हो गया? रहित हो गया। अब यहां पर अननुनासिक है और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? नासिका लिखा हुआ। देखो यहां से ए निकल गया, उसको आगे लगा दिया, ये क्या हो गया? अन अनुनासिक हो गया। तो निर और अन्न इन दोनों का अर्थ क्या होता है? रहित होता है। आगे क्या लिखा हुआ है? नासिका लिखा हुआ। इसका मतलब उच्चारण करने पर नासिका का प्रयोग नहीं होता, श्वास जो केवल मुख से बाहर निकलती है। क्या करती है? श्वास वायु केवल और केवल मुख से बाहर निकलती है, तब वो क्या कहलाते हैं? अननुनासिक या फिर निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अननुनासिक या फिर निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। तो ये 11 स्वर वर्ण है और इन 11 स्वर वर्णों में यदि हम चंद्र बिंदु का प्रयोग सीधे जो होते हैं जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ और ओ, औ, इनका उच्चारण करने पर श्वास वायु केवल मुख से बाहर निकल रही है। तो 11 जो मूल स्वर होते हैं, 11 जो मूल स्वर होते हैं, इन मूल स्वरों को किसके नाम से पुकारा जाता है? निर्नुनासिक या फिर अननुनासिक स्वरों के नाम से जाना जाता है। अब हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि यदि हमें एक याद हो रहा है, दूसरे को याद करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा अपने आप ही याद हो रहा है। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर जो स्वर वर्ण है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के माने जाते हैं। एक होता है अननुनासिक और दूसरा होता है निर्नुनासिक। यदि 11 जो स्वर वर्ण है उनका हम उच्चारण कर रहे हैं और उन पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जा रहा है,
तो चंद्र बिंदु का प्रयोग करने पर श्वास वायु मुख एवं नासिका दोनों से बाहर निकलती है, और दोनों से बाहर निकलती है तब वह क्या कहलाते हैं, तब वह अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और केवल मुख से बाहर निकलती है, इसका मतलब मूल स्वर जो 11 है उनका उच्चारण करने पर श्वास वायु केवल ही मुख से बाहर निकल रही है, तब वो क्या कहलाते हैं, तब वो निम्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा है जीव्या के, जीव्या के उत्थापित या कंपन के आधार पर, जीव्या के उत्थापित आधार पर है। ठीक है, उत्थापित का अर्थ ये हो सकता है कि हम 11 जो स्वर वर्ण है या फिर अन्य कोई वर्ण है, यदि हम उनका उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण करने के बाद में क्या हमने ऐसा देखा है कि हमारी जीव्या है वो एकदम से सीधी रहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जीव्या में मुख के अंदर ऊपर नीचे आगे पीछे होती रहती है। तो किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर जीव्या का एक बार ऊपर उठना या फिर नीचे गिरना, या फिर वर्ण का उच्चारण करने पर जीव्या में किसी प्रकार का कोई कंपन वगैरह होता है, क्या होता है, कंपन होता है। ठीक है, तो जीव्या में उत्थापित या कंपन के आधार पर जो स्वर वर्ण है वो कितने प्रकार के माने जाते हैं, 3 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के माने जाते हैं। 3 में सबसे पहला है अग्र स्वर, अग्र स्वर। दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा है पश्य स्वर, पश्य स्वर। तो जीव्या में कंपन के आधार पर जो स्वर वर्ण होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने जाते हैं, 3 प्रकार के माने जाते हैं। यहां पर हमें यदि एक परिभाषा याद हो रही है, दोनों की परिभाषा, बाकी जो 2 बच के इनकी परिभाषा अपनी याद हो जाएगी। ठीक है, अगर का अर्थ क्या होता है, आगे। तो उच्चारण करने पर यानी 11 जो स्वर वर्ण है उनमें से किसी भी वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं, 11 में से किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर, उच्चारण करने पर जीव्या के आगे वाले भाग में, आगे वाले भाग में अधिक कंपन होना, अधिक कंपन होना। ठीक है, 11 जो स्वर वर्ण है और इनका उच्चारण कर रहे हैं तो जीव्या के जो अग्र मध्य और पश्य तीनों भाग हैं उनमें कंपन तो होता है। यदि 11 में से कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करने पर जीव्या के आगे वाले भाग में अधिक कंपन हो रहा है तो वो अग्र माना जाएगा, बीच वाले भाग में अधिक कंपन हो रहा है तो वो मध्य माना जाएगा, और पश्य, पश्य का अर्थ होता है जड़ वाला भाग, जहां से अपना गला और जीव्या जैसे उगी हुई सी लगती है हमें, तो वो पश्य वाला भाग है ना, तो जीभ का जड़ वाला भाग। तो यदि पश्य यानी पीछे या जीभ के जड़ वाले भाग में अधिक कंपन होता है तो वो क्या कहलाता है, पश्य स्वर कहलाता है। तो एक परिभाषा हमें याद हो रही है, दोनों की परिभाषा अपने आप याद हो रही है। अग्र का अर्थ क्या होता है, आगे होता है। आगे इसका मतलब हमारे आगे तो हो नहीं सकता, जीव्या के आधार पर है, तो जीव्या के आगे वाले भाग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, जीव्या के आगे वाले भाग की। तो 11 जो स्वर वर्ण है इनमें से किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर जीव्या के आगे वाले भाग में अधिक कंपन होता है तो वो अग्र कहलाता है, मध्य वाले भाग में अधिक कंपन होता है तो वो मध्य स्वर कहलाता है, और जीव्या के जड़ यानी पश्य वाले भाग में अधिक कंपन होता है तो वो पश्य स्वर कहलाता है। ठीक है, अब हमें ऐसा इसे याद करने की कोशिश करते हैं, रट कर याद करते हैं। तो रट कर किसी भी विषय वस्तु को हम याद करते हैं तो वो हमारी मेमोरी से जल्दी गायब हो जाती है। यदि हम उसको अर्थपूर्ण तरीके से समझ कर याद करते हैं तो वो लंबे समय तक ही याद रहती है और ऐसा ज्ञान स्थायी भी होता है। परीक्षा में ऐसा प्रश्न यदि उच्चारण के आधार पर स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण के आधार पर यदि कोई प्रश्न पूछ ले भाई ये हरिस्व है, दीर्घ है या फिर अग्र है, मध्य या पश्य, तो वहां पर याद नहीं रहे तो बोल के देख लेना 11 जो स्वर वर्ण है जहां पर भी जो जीव्या का भाग है वहां पर टकराता वही उसका
अंग मान लिया जाता है। तो अगर 11 में से देखो ए आ ई उ री, री की बात करें तो री में भी क्या हो रहा है, ई ए आई और री, ई ई ए आई और री, ठीक है। ई ए आई री, इसका इनका उच्चारण करने पर, ये जो 5 वर्ण है इनका उच्चारण करने पर श्वास वायु जीवा के आगे वाले भाग में टकराती सी महसूस हो रही है, हमें कंपन का सा महसूस करवा रही है। जैसे ई ए आई और री, इनका उच्चारण आप करके देखिए, आप एक बार बोल के देखिए, बोलिए ई ए आई और री, ऐसा यदि उच्चारण कर रहे हैं तो जीवा के आगे वाले भाग में ही कंपन हो रहा है। इसका मतलब ये 5 स्वर क्या माने जाते हैं, अग्र स्वर। अब 5 है, 11 में से 5 निकल गए, कितने बचे, 6 बचे। 6 में से मध्य यानी बीच वाला ये एक ही स्वर है, एक कौन सा, ए का उच्चारण करें तो जीवा के बीच वाले भाग में यदि हमें कंपन होता सा दिखाई देता है, अर्थात जो श्वास वायु जीवा के बीच वाले भाग में स्पर्श करती हुई सी प्रतीत होती है। अब हमें 2 याद हो गए, बाकी जो बच गए वो अपने आप ही किसमें शामिल हो गए, पश्य स्वरों के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है, और उनका उच्चारण करने पर जीवा का जो जड़ वाला भाग है उसी में कंपन होता है। जैसे आ का आप उच्चारण करके देखिए एक बार, बोलिए आ का उच्चारण करें, और आ का उच्चारण करने पर कंपन कहां पर हो रहा है, जीवा के जड़ वाले भाग में हो रहा है। इसके अलावा उ इनका उच्चारण करने पर कंपन कहां पर हो रहा है, जीवा के जड़ वाले भाग में। और इनके अलावा ओ और औ, तो आ उ ओ औ, इनका उच्चारण करने पर कंपन कहां पर हो रहा है, जीवा के जड़ वाले भाग में हो रहा है। तो जीवा के जड़ जीवा के जो अग्र मध्य और पश्य वाले भाग में जिस वर्ण का भी उच्चारण करे वहां पर एक कंपन हो रहा है, उन वर्णों को उन्हीं के भाग में शामिल कर दिया जाता है। तो एक बार फिर से बात करते हैं कि जीवा के उत्थापित या कंपन के आधार पर जो स्वर वर्ण है वो कितने प्रकार के माने जाते हैं, 3 प्रकार के। पहला कौन सा, अग्र स्वर। 11 स्वर वर्ण है, उनमें से उच्चारण करने पर जीवा के आगे वाले भाग में अधिक कंपन हो रहा है तो वो क्या कहलाते हैं, अग्र स्वर। उच्चारण करने पर मध्य वाले भाग में कंपन हो रहा है तो क्या कहलाता है, मध्य स्वर। एक ही स्वर है ए। अग्र स्वर 5 है, ई ए आई और री, इनका उच्चारण करने पर जीवा का आगे वाला भाग में श्वास वायु से स्पर्श कर रही है या फिर कंपन हो रहा है। आप बोल के देख लीजिए, प्रश्न हमारा कभी गलत नहीं होगा। पश्य यानी जड़, उच्चारण करने पर जहां से ऐसा लगता है कि जीवा उगी हुई है या फिर कंठ वाला भाग है वहां पर अधिक कंपन होता है या फिर वहां पर ही श्वास वायु स्पर्श करती है तो वो क्या कहलाता है, पश्य स्वर। आ ओ औ, इनका उच्चारण करने पर जो स्पर्श है वो कहां पर हो रहा है, जीवा के जड़ वाले भाग में कंपन हो रहा है तो ये क्या कहलाते हैं, ये पश्य स्वर कहलाते हैं। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें। चौथा है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर, ठीक है। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर वर्ण 2 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें पहला है वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर, वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर। दूसरा है अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर, अवृत्ताकार या फिर अवृत्तमुखी स्वर।
वर्ताकार मतलब गोल सा। ए का अर्थ होता है नहीं, आगे क्या लिखा हुआ है वर्ताकार, इसका मतलब यहां पर वर्ताकार नहीं हो रहे, ओष्ठ ओष्ठ की बात हो रही। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर क्या 11 जो स्वर वर्ण है और इन 11 जो स्वर वर्ण है इनका यदि हम उच्चारण कर रहे हैं तो क्या इनका उच्चारण करने पर ओष्ठों का आकार भी आगे पीछे ऊपर नीचे या फिर हमारे जो ओष्ठ है वो गोल से हो रहे हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं भाई, ऐसा तो है नहीं उच्चारण कर रहे हैं हम और ओष्ठ हिल ही नहीं रहे। जब अपने आप ही धीरे धीरे जैसे कहीं पर जा रहे होते हैं फिर भी हम बड़बड़ाते रहते हैं तो भी हमारे ओष्ठ है वो शांत नहीं रहते, हिलते रहते हैं। तो वृत्ताकार है यानी गोल जैसा, एकदम गोल तो नहीं होता लेकिन गोल जैसा हो जाता है। तो 11 जो स्वर वर्ण है इन 11 स्वर वर्णों में कुछ वर्ण ऐसे भी है जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठों का आकार गोल सा यानी गोल जैसा, गोल सा मतलब गोल जैसा। 11 जो स्वर वर्ण है इन 11 जो स्वर वर्ण है इनमें से कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनका उच्चारण करने पर, क्या करने पर, उच्चारण करने पर ओष्ठों का आकार कैसा हो जाता है, गोल सा यानी गोल जैसा हो जाता है। तो क्या कहलाता है, वृत्ताकार या फिर व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। ए का अर्थ होता है नहीं, आगे लिखा हुआ वर्ताकार, इसका मतलब गोल सा नहीं होता। कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनका उच्चारण करने पर ओष्ठों का आकार गोल सा नहीं होता। गोल सा नहीं होता है तो फिर ओष्ठ कैसे होते हैं, या तो ऊपर नीचे होने लगते हैं या फिर आगे पीछे होने लगते हैं, तब वो क्या कहलाता है, अवृत्ताकार या फिर अव्रतमुखी स्वर कहलाता है। तो इन 11 में से हमें बोल के देख लेना है, जैसे ए आ ई उ, लेकिन उ का नाम लेते ही क्या ओष्ठों का आकार गोल सा हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, छोटा उर और बड़ा हो गया। ए आई री में नहीं हो रहा है ए आई, लेकिन ओ औ बोलने पर क्या वापिस गोल जैसा हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा। आप बोल के देखिए, ये ओ और ये क्या हो गया औ। तो उ और ओ अव का यदि हम उच्चारण करें, छोटा और बड़ा उ दोनों और अव का उच्चारण करें तो हमारे ओष्ठों का आकार कैसा हो रहा है, गोल सा यानी गोल जैसा हो रहा है। गोल जैसा हो रहा है तो कौन से होंगे, वृत्ताकार होंगे। अब बाकी एक याद हो गया भाई, 4 स्वर वर्ण है ये 4 वृत्ताकार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, वृत्ताकार। बाकी कितने बच गए, 7 बच गए। तो हमें ये वृत्ताकार के बारे में यदि प्रश्न पूछा जाता है और ये 4 याद हुए, इसका मतलब हमें वृत्ताकार स्वर यदि याद हो गए तो अवृत्ताकार अपने आप याद हो जाएंगे। अब कौन कौन से बच गए देखो, ए आ, छोटी ई, बड़ी ई और री, इसके अलावा ए और आई। इनका उच्चारण करने पर ओष्ठों का आकार गोल नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है, या तो आगे पीछे हो रहा है या फिर ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे ए आ तो ऊपर नीचे हो रहा है, ई फिर आगे पीछे हो रहा है, री में कंपन सा हो रहा है, ए अलग हो रहा है, आई में फिर अलग हो रहा है। तो ओष्ठों का आकार ऊपर नीचे आगे पीछे होता है, तब वो क्या कहलाते हैं, अवृत्ताकार या फिर अव्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। तो ओष्ठों के गोलाई के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के माने जाते हैं, वो 2 प्रकार के माने जाते हैं। वृत्ताकार मतलब 11 जो स्वर वर्ण है इनमें से 4 वर्णों का उच्चारण करने पर, ओ उ ओ अव का उच्चारण करने पर ओष्ठों का आकार कैसा हो रहा है, गोल सा हो रहा है, तब वो वृत्ताकार। गोल सा नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, अवृत्ताकार हो गया। ठीक है, एक बार उतारे आप इसको। हो गया सबका, ठीक है। पांचवा है मुख्य आकृति के आधार पर, मुख्य आकृति के आधार पर, मुख्य आकृति के आधार पर स्वर वर्ण 4 प्रकार के माने जाते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के माने जाते हैं, 4 प्रकार के। 4 में सबसे पहला है संवृत स्वर। संवृत स्वर
दूसरा है अर्ध संवरित स्वर, अर्ध संवरित स्वर। तीसरा है विवरित स्वर, विवरित स्वर। और चौथा है अर्धविवरित स्वर, अर्धविवरित स्वर। तो मुख्य आकृति के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के माने जाते हैं? जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया गया है। संवरित स्वर, अर्ध संवरित स्वर, विवरित स्वर और अर्धविवरित स्वर। संवरित की जो परिभाषा है कि 11 जो स्वर वर्ण है इनका उच्चारण करने पर मुख्य सबका उच्चारण करने पर बराबर तो नहीं खुलता है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करने पर मुख अधिक खुलता है, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका मुख्य उच्चारण करने पर मुख कम खुलता है। ठीक है, कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनका उच्चारण करने पर मुख केवल न के बराबर ही खुलता है और कुछ वर्णों का उच्चारण करने पर पता ही नहीं चलता है। तो इस आधार पर मुख खुलने के आधार पर ये जो स्वर वर्णों के 4 आधार माने गए। संवरित स्वर, संवरित की परिभाषा है उच्चारण करने पर मुख का कम से कम अर्थात न के बराबर खुलना, मुख का कम से कम खुलना, मुख का कम से कम या फिर न के बराबर। 11 जो स्वर वर्ण है और इनका उच्चारण करने पर यदि मुख कम से कम अर्थात न के बराबर खुल रहा है तो वो क्या कहलाता है? वो संवरित स्वर कहलाता है। यहां पर लिखा हुआ है अर्ध, अर्ध का अर्थ होता है आधा। आगे क्या लिखा हुआ है? संवरित। इसका मतलब संवरित से भी कम खुलता है, संवरित से आधा खुलता है। संवरित स्वर में उच्चारण करने पर कम से कम खुल रहा है, हो सके उतना कम से कम खुल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, श्वास वायु बाहर निकल रही है मुख से और उच्चारण अपने आप हो रहा है। तो यदि संवरित से कम खुलता है तो वो अर्ध संवरित। उच्चारण करने पर मुख यदि सर्वाधिक खुलता है, ठीक है, सबसे अधिक खुलता है, सबसे अधिक खुलता है तो वो क्या कहलाता है? विवरित। यहां पर अर्ध लिखा हुआ है, आगे विवरित लिखा हुआ है, इसका मतलब विवरित से कम खुल रहा है, विवरित से कम खुल रहा है उच्चारण करने पर, तो ये क्या कहलाता है? अर्धविवरित स्वर कहलाता है। तो एक बार मैं फिर से बात कर लेता हूं कि जो 11 स्वर वर्ण है इन 11 स्वर वर्णों का उच्चारण करने पर मुख बराबर नहीं खुलता है। ठीक है, किसी वर्ण का उच्चारण करने पर कम खुलता है, किसी का उच्चारण करने पर अधिक खुलता है। तो 11 जो स्वर वर्ण है इसमें से किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर मुख कम से कम खुल रहा है अर्थात न के बराबर ही खुल रहा है तो वो संवरित स्वर कहलाता है। अर्ध संवरित, अर्ध का अर्थ होता है आधा, आगे संवरित लिखा है, इसका मतलब संवरित से कितना? उससे भी कम खुलेगा। विवरित सबसे अधिक। 11 में से कुछ वर्ण ऐसे भी उच्चारण करने पर यदि मुख सर्वाधिक खुल रहा है तो विवरित है। और आगे क्या लिखा हुआ है? अर्धविवरित। अर्ध का मतलब आधा और विवरित लिखा हुआ है, विवरित से भी कम खुलता है तो क्या कहलाता है? तब वह अर्धविवरित स्वर कहलाता है। ठीक है, तो जैसे संवरित जो स्वर होते हैं, संवरित स्वरों की बात करें तो जैसे ई, ए, ऐ और री। आप इन 5 स्वरों को बोल के देखिए, 5 स्वरों को बोल के देखिए, ई, ए, ऐ और री, पता ही नहीं चल रहा है। आप बोलिए तो सही, देखिए एक बार उच्चारण करके तो देखिए, ई, ए, ऐ। इनका उच्चारण कर रहे हैं और उच्चारण करने पर मुख कम से कम खुल रहा है। क्या हो रहा है? मुख कम से कम खुल रहा है। तो कम से कम खुल रहा है तो ये क्या माने जा रहे हैं? ये संवरित स्वर। अर्ध संवरित स्वर 2 होते, ए, ओ। इनको बोल रहे तो एओ, ऐसे पता ही नहीं चल रहा एओ। एक बार फिर से बोल के देखिए एओ। तो ये जो 2 स्वर होते हैं ये क्या कहलाते हैं? इनको उच्चारण करने पर संवरित से भी मुख कम खुल रहा है तो ये अर्ध संवरित स्वर। एक स्वर ऐसा है जिसका उच्चारण करने पर मुख सर्वाधिक खुलता है। आ का उच्चारण करिए आप, आ ऐसे बोलिए, देखिए जोर से, आ का उच्चारण कर रही और आ का उच्चारण करने पर मुख सर्वाधिक खुल रहा है तो ये विवरित कहलाता है।
अब हमें इतना याद रखना है कि जो भी बच गए वो क्या कहलाते, जैसे ए, इसके अलावा उ, ठीक है, उ, और इसके अलावा औ, ए, उ और ओ। ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे अर्धविवरित स्वर कहलाते हैं। तो जो मुख खुलता है उस मुख खुलने के आधार पर भी ये जो स्वर वर्णों का प्रकार है वो कितने माने जाते हैं, वो 4 माने जाते हैं। ठीक है, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें। सॉरी गलत हो गया है ना, ई और ओ, ए, आई और औ। ई उ और री, यदि इनका हम उच्चारण करें तो इनका उच्चारण करने पर मुख कम से कम खुल रहा है, ए का उच्चारण करने पर इस समर से थोड़ा कम खुल रहा है, आ का उच्चारण करने पर सर्वाधिक खुल रहा है, और अर्धविवृत में ऐ औ ए, ऐ और औ इनका उच्चारण करें तो इस आ से कम खुल रहा है, तो ये क्या माने जाते हैं, अर्धविवृत माने जाते हैं। तो अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम देखो बहुत ही सरल तरीके से, एकदम सरल तरीके से इन स्वर वर्णों की सारणी बनाते हैं, स्वर वर्णों की समेकित सारणी। वर्तमान समय में जो एग्जाम हो रही है, जैसे पीछे की, जैसे फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी, सेकंड ग्रेड की संस्कृत डिपार्टमेंट की, और जो एग्जाम वगैरह हुई थी, एलडीसी की एग्जाम हुई थी, उन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक एक विकल्प में भी एक से अधिक, एक स्वर वर्ण के बारे में एक से अधिक विकल्प देके भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो प्रश्न किस आधार पर पूछे जा रहे हैं, यदि ये सारणी हमें याद हो गई तो हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा और याद भी हमें आसानी के साथ में हो जाएगा। एक बार हम यहाँ पर बनाकर देखते हैं, फिर यदि आपने एक से अधिक बार, एक दो बार अपने आप घर पे भी प्रयास कर लिया तो ये सारणी आसानी के साथ में याद हो जाएगी, और याद होने के बाद में आप जीवन में कभी इन स्वर वर्णों को वापस भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ऊपर लिखना है इधर क्रम संख्या, क्रम संख्या। ठीक है, इसके आगे लिखना है मूल स्वर, मूल स्वर। मूल स्वर के आगे हमें लिखना है वर्गीकरण। जो पहला वर्गीकरण था, वो पहला जो वर्गीकरण था वो किसके आधार पर था, मात्रा काल के आधार पर था। दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर था, उच्चारण के आधार पर था। तीसरा जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर था, जीव्या के कंपन के आधार पर था। चौथा जो वर्गीकरण था वो किसके आधार पर था, ओष्ठों की गोलाई के आधार पर था। और पांचवा जो वर्गीकरण था वो किस आधार पर था, वो मुख्य आकृति के आधार पर था। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। तो हम एक तरफ क्या लिखेंगे, कर्म लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और
11। क्रम लिख दिया। क्रम में लिखने के बाद में हम इन सब की एक सारणी बना लेते हैं, कोई भी वर्ण आगे पीछे नहीं होगा फिर, ठीक है। ये एक सारणी सी बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारी सारणी बनके तैयार हो गई है। नीचे वाला बाकी जो बचा इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। अब जो मूल स्वर थे, मूल स्वर कितने थे? 11। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, और ये क्या हो गया? औ हो गया, ठीक है। अब मात्रा काल के आधार पर हमने पढ़ा था कि मात्रा काल के आधार पर स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हरिस्वर स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। हरिस्वर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी होती है? ए हरिस्वर, यहां पर क्या लिख दिया हमने? हरिस्वर लिख दिया। छोटी ई भी क्या है? हरिस्वर, यहां पर भी क्या लिख दिया हमने? हरिस्वर लिख दिया। छोटा वो भी क्या है? हरिस्वर, तो यहां पर भी हमने क्या लिख दिया? हरिस्वर लिख दिया। और री, ये क्या लिख दिया? हरिस्वर, यानी ए, ई, छोटा ऊ और री, ये 4 होते हैं हरिस्वर। अब इस सारणी में हमें इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक याद है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। बाकी जो 7 वर्ण बच गए वो क्या हो गए? वो दीर्घ हो गए। तो यहां पर सा की जगह जो बच गई वहां पर क्या लिख देंगे हम? दीर्घ लिख देंगे। क्या लिख दिया? दीर्घ लिख दिया। ठीक है। फिर पढ़ा था कि उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक। चंद्र बिंदु किसी पर भी लगा हुआ नहीं है, तो अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए तो चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। मूल स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता ही नहीं है, तो सारे के सारे स्वर क्या कहलाते हैं? सारे निर्नुनासिक कहलाते हैं। अनिर्नुनासिक, सारे निर्नुनासिक कहलाते हैं। चंद्र बिंदु का प्रयोग करते क्या हो जाएंगे? अनुनासिक हो जाएंगे। जीवा के उतापीय आधार पर 3 प्रकार के माने जाते हैं, अगर, मध्य और पश्चे। कुछ वर्ण ऐसे भी होते हैं जिनका उच्चारण करने पर जीवा के आगे वाले भाग में अधिक कंपन हो रहा है। ई, ई, ए, री, इनका उच्चारण कर रहे हैं तो जीवा के आगे वाले भाग में अधिक कंपन हो रहा है। तो ये ई, ये अगर हो गया, ये भी अगर हो गया। ए, आई और री, ये अगर हो गया, ये भी अगर हो गया और ये भी अगर हो गया। मध्य केवल है, ये क्या हो गया? ये मध्य हो गया, ठीक है। बाकी बच गए 2 याद हो रहे, बाकी बच के सारे कौन से हो गए? सारे अपने आप पस से हो गए, यानी जड़ स्वर। सब में क्या लिख देते? पस से स्वर लिख देते। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के थे? 2 ही प्रकार के थे, वृत्ताकार और अवृत्ताकार।
उच्चारण करने पर ओष्ठ का आकार गोल सा हो जाता है तो वृत्ताकार। वृत्ताकार कितने थे? 4 थे। उ और ओ क्या थे? ये वृत्ताकार हो गया, ये क्या हो गया? ये भी वृत्ताकार, और ओ और औ ये वृत्ताकार, और ये भी क्या हो गया? वृत्ताकार। 4 याद हो गए। बाकी जो बच गए, अब जहां पर भी खाली स्थान दिख रहा है वहां पर हमें क्या लिख देना है? बाकी बच गए वो सारे के सारे क्या हो गए? सारे अवृत्ताकार हो गए, सारे अवृत्ताकार हो गए। ये अवृत्ताकार हो गए। मुख आकृति के आधार पर कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे। पहला कौन सा था? संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत और अर्धविवृत। संवृत स्वरों की संख्या कितनी थी? 5 थी। उच्चारण करने पर मुख का भाग कम से कम खुलता है तो ई उ और री। जैसे ये संवृत, संवृत लिख दिया, इसके नीचे वाला संवृत, ये भी संवृत, ये भी संवृत और ये भी संवृत। आ की तो आ के विवृत, ए अर्धविवृत। इसके अलावा ए अर्ध संवृत, ठीक है। ओ ये भी अर्ध संवृत, आई अर्धविवृत, और औ भी क्या हो गया? अर्धविवृत हो गया। अब वर्तमान में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न इसे सारणी के आधार पर ही पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न में बात करते हैं एक प्रश्न की, कि जैसे ए दे दिया और ए देकर इस ऐसे प्रश्न बना दिया कि ए का सही उच्चारण स्थान है, ए का सही उच्चारण स्थान है तो ए हरिस्व भी है, ए निर्नुनासिक भी है, ए मध्य भी है, ए अवृत्ताकार भी है और अर्धविवृत भी है। तो इनमें से 4 विकल्प दे देगा, हरिस्व दे दिया, निर्नुनासिक दे दिया, मध्य दे दिया और अवृत्ताकार दे दिया। ऐसे ये पहले विकल्प में ये 4 विकल्प हो गए, दूसरे में हर्स्व दे दिया, दीर्घ दे दिया, पश्य दे दिया, फिर विवृत दे दिया, तो ये गलत हो गया। तो इस आधार पर वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, और इस सारणी को यदि आप 1 से अधिक बार प्रयास करोगे तो आसानी के साथ में यादें हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। व्यंजन वर्णों का जो अध्ययन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।